तो इंडिया 9 बजे में सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी। दंगों से सुलग उठा उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला फिलहाल शांत है। ईद से पहले आज वहां कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई, लेकिन इससे पहले जो हुआ उसने 3 बेगुनाहों की जान ले ली। शनिवार को भड़के दंगे में 2 गुट भिड़ गए, दुकानें जला दी गईं। फिलहाल इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल ईद को देखते हुए आसपास के जिलों में हाई अलर्ट भी है। उधर राज्य सरकार ने आज अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इसके अलावा अखिलेश ने उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है जो लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल कायम है, आखिर कौन है सहारनपुर का गुनहगार? आखिर कैसे फैले दंगे? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमित पांडे की ये विशेष पड़ताल। एक जीते जागते शहर को यूं लकवा कैसे मार गया? भाईचारे से खुशी खुशी साथ रहने वाले लोग अचानक घरों में कैद कैसे हो गए? आखिर कैसे हिंसा के शोले भड़क उठे? कैसे दिलों में नफरत भड़काई जाने लगी? आखिर क्यों सहारनपुर ने ऐसी मजहबी हिंसा देखी? आखिर कैसे ये शहर कर्फ्यू की गिरफ्त में आ गया? आखिर क्यों कर्फ्यू में देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए और लोग अपने घरों में कैद हो गए? एक जमीन को लेकर आखिर झगड़े ने कैसे 3 जाने ले ली, दुश्मनियां पैदा कर दी? यदि वो उल्लंघन ना हुआ होता, वो कंस्ट्रक्शन, वो निर्माण, उसकी शुरुआत ना हुई होती, तो ये भी ना हुआ होता। ये जो हुआ है मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। इनलीगल कंस्ट्रक्शन तो भाई साहब चल ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारी ये लैंड विवादित नहीं है। सिखों के मुताबिक एक धार्मिक स्थल के बगल में उन्होंने सालों पहले 3 बीघे जमीन खरीदी। दूसरे पक्ष का कहना है कि ये जमीन उसकी है। सिखों के मुताबिक स्थानीय कोर्ट ने साल भर पहले उनके पक्ष में फैसला सुनाया। ताजा विवाद के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात इस जमीन पर अचानक निर्माण कार्य शुरू हो गया और देखते ही देखते दूसरे पक्ष के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। बात बढ़ी और हिंसा शुरू हो गई। लेकिन IBN 7 से बातचीत में सहारनपुर गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य का कहना है कि वहां कोई निर्माण नहीं हो रहा था। असल में निर्माण की अफवाह फैलाई गई थी। रात को क्यों चलने का? तो दिन में चलेगा निर्माण। तो रात को की लेबर अवेलेबल होती है। सुबह शहरी के टाइम रोजेदार इकट्ठे हुए तो कुछ वहाँ लोगों ने उन्हें बरगला के इस तरफ जो है उसका मुंह बनाया और वो पूरा का पूरा मोब जो है वो यहाँ एकदम आया। सवाल यह है कि अगर निर्माण कार्य हो भी रहा था तो इसके विवादित इतिहास को देखते हुए प्रशासन कैसे आंखें मूंदे रहा? आरोपों के मुताबिक शनिवार की भोर जब दोनों पक्ष आमने सामने आए तो दोनों पक्षों के कुछ नेताओं ने अपने अपने लोगों को भड़काया। उन्होंने हालात और गंभीर कर दिए। ऐसे ही आरोपियों में स्थानीय पूर्व पार्षद मुहर्रम अली पप्पू भी है। हालांकि वो आरोपों से इनकार कर रहे हैं। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं करे। ऐसे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके जिला प्रशासन से लोगों का यकीन उठ जाएगा। बिल्कुल। क्या सहारनपुर में जहर फैलाने की एक बड़ी साजिश रची गई? शनिवार को IBN 7 की टीम वहां पहुंची, जहां सबसे पहले आग लगाई गई थी। सुनकर हैरान रह जाएंगे, ये फायर ब्रिगेड का दफ्तर था। उपद्रवियों ने सबसे पहले फायर दफ्तर को ही आग लगा दी। आखिर क्यों? मॉब के रूप में बहुत इकट्ठा पब्लिक आई। उन्होंने आगे जो देखा आमने सामने, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर सहारनपुर के फायर ब्रिगेड स्टेशन के ऊपर जो हमला बोला, उसके बाद जो उनके पास सामने आया उसको वो तोड़ते चले गए। कहा जा रहा है कि उपद्रवियों ने ऐसा इसलिए किया कि जब वो बाकी दुकानों में आग लगाएं तो आग बुझाई ना जा सके। IBN 7 की टीम को हैरान करने वाली एक और चीज मिली। हमें कई जली हुई दुकानों के सामने ये डिब्बे नजर आए जिनमें चमकीला पीला पदार्थ भरा था। जिला प्रशासन के सूत्रों की मानी जाए तो उन्हें इसी बात की आशंका है कि दुकानों को जलाने के लिए इसी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। सवाल ये है कि आखिर रातों रात इतनी बड़ी संख्या में इस पदार्थ से भरे ये डिब्बे उपद्रवियों के पास कैसे आ गए? डिविजनल कमिश्नर तनवीर अली जाफर तो मानते हैं कि सहारनपुर सुनियोजित साजिश का शिकार हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक सुनियोजित टाइप का एक षड्यंत्र था और एकदम से इतने आदमियों का एक सैलाब, जिसने कि फायर स्टेशन को तोड़ा, जिसने थाने को तोड़ा, एकदम से आग लगाई और वो भी उन केमिकल से लगाई। तो आखिर स्थानीय प्रशासन इस साजिश से अनजान कैसे रहा? उसे वक्त रहते भनक क्यों नहीं लगी? आखिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट आंखें क्यों मूंदे रही? सवाल ये भी है कि अगर किसी तरह का निर्माण कार्य हो ही नहीं रहा था तो धार्मिक स्थल को लेकर अफवाहें कैसे और किसने फैलाई?
शहर में अफवाहों की दुकानें आखिर किसने खोल दी? क्या सहारनपुर की शांति खाक करने वाली इस साजिश का सच कभी सामने आ सकेगा? दौर अफवाहों का था, लोगों की भावनाएं चरम पर थी। महज चंद घंटों में ही जिसके मन में जो आया उसने वो किया। ऐसे में भले ही सहारनपुर में स्थिति सामान्य हो जाए आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन सबके मन में हमेशा यही सवाल रहेगा कि अगर प्रशासन मुस्तैद रहता तो शायद इन दंगों को रोका जा सकता था। कैमरा पर्सन कमलदेव के साथ अमित पांडे, सहारनपुर, IBN 7। ऐसा सहारनपुर की घटना अचानक नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार सहारनपुर को सुलगाने की कोशिशें हुई हैं। आखिर कैसे, बता रहे हैं मेरे सहयोगी पंकज भार्गव। सहारनपुर में 26 जुलाई को जो तनाव फैला, उसकी जमीन वहां काफी पहले से तैयार की जा रही थी। 26 जुलाई के पहले की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो यह साफ पता चलता है कि किस तरह से छोटी छोटी बातों में तनाव पैदा कर माहौल को खराब करने की साजिश की जा रही थी। 2 जून 2014 को कुर्रमपुर में धार्मिक जुलूस में ढोल बजाने पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद 9 जून 2014 को एक धार्मिक स्थल पर सुतली बम फेंका गया। उसके बाद तनाव बढ़ गया। फिर 11 जून 2014 को मामूली कहासुनी पर तनाव बढ़ा, जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई और आखिरकार 26 जुलाई 2014 को जमीन के टुकड़े को लेकर हिंसा फैल गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वहीं इस बीच सहारनपुर में आज 2 दिन बाद कर्फ्यू में ढील दी गई। बाजार खुलते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों को कीमत से ज्यादा चुकाकर सामान खरीदना पड़ा। कई जगहों पर प्रशासन की बद इंतजामी भी साफ दिखाई दी। सहारनपुर में सोमवार की सहमी सहमी सुबह में आशंकाओं के तमाम बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। नुक्कड़ और चौराहों पर सुरक्षा बलों की मुस्तैद टुकड़ियां गवाही दे रही थी कि शहर किसी अनहोनी से दो-चार हुआ है। बहरहाल प्रशासन ने 2 दिनों से घरों में कैद लोगों को राहत देते हुए कर्फ्यू में चरणबद्ध तरीके से छूट का ऐलान किया। प्रशासन ने अंबाला रोड के दाईं तरफ 3 थाना क्षेत्रों में सुबह 10 से 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी। शाम 3 से 7 बजे तक पुराने सहारनपुर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी गई। कर्फ्यू में ढील की खबर पाते ही लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर निकल आई। सबको एक ही फिक्र कि जल्दी से जल्दी जरूरी चीजों की खरीद कैसे कर ली जाए। सब्जी, दवा और किराना की दुकानों के साथ साथ बैंक, ATM और पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ थी। सब कुछ बंद है लेकिन जीना तो है ही, और यही नजारा यहाँ पर सहारनपुर में देखा जा सकता है कि सब्जी की दुकान पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम यहाँ पर उजड़ी हुई है, लेकिन लोग आ रहे हैं यहाँ पर कुछ लेने। आप बताइए क्या लेने आए थे, क्या मिला? आलू प्याज लेने के लिए आए थे, लेकिन आलू प्याज के लिए 1 घंटे में भी नंबर नहीं आने का वहाँ पे। लेकिन इस भीड़ ने बाजार के भाव भी बढ़ा दिए, यानी आम लोगों की परेशानी कुछ और बढ़ गई। तो जो घरों में दूध और आपका खाद्य सामग्री है, हरी सब्जियां हैं, दवाइयां हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे दूध जो 40-50 रुपए किलो बिकता था, वो कल यहाँ पे 70-80 रुपए किलो बिका है, और जो पैकेट का अमूल दूध आता है वो 80-80 रुपए किलो बिका। कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग इज ऑन ब्लैक। 50 रुपए किलो आलू मिल रहा है, खाने के लिए ब्रेड नहीं है, दूध नहीं है, कोई राशन का सामान नहीं है। सहारनपुर में उपद्रव फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफवाहों ने भी आग में घी का काम किया है, जिसके खिलाफ प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है। अफवाहों की वजह से वो शायद लोगों को डराना चाहते हैं। उन लोगों के विरुद्ध भी अब कार्रवाई हो रही है। कल रात को ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है जो अफवाहें फैला के शहर के वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने यहाँ पर बदमाशी की थी, जो दंगाई लोग थे, उनके पहचान का कार्य शुरू कर दिया है और उसमें से काफ़ी लोगों की पहचान हो गई है। उनके विरुद्ध भी हम आज से ही कार्रवाई शुरू करेंगे। सहारनपुर में दंगे के पीछे जमीन का एक टुकड़ा है, जिस पर 2 समुदाय हक जता रहे हैं। शुक्रवार रात से शुरू हुए झगड़े ने शनिवार तड़के बड़े विवाद का रूप ले लिया। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। सोमवार को इसमें दी गई छूट का मकसद हालात को परखना भी है, ताकि मंगलवार को ईद के त्योहार को लेकर चाक चौबंद रणनीति बनाई जा सके। सहारनपुर के ऊपर लगे ये जख्म शायद ही कभी भर जाए, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन को आने वाले दिनों में कई सवालों का जवाब देना होगा। मसलन इन दंगों का, इस हिंसा का जिम्मेदार कौन था, और दंगे के बाद
कैसे जो आम लोग यहाँ पर हैं वो अपनी जिंदगी सामान्य बनाएं। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ अमित पांडे, सहारनपुर, IBN 7। वैसे सहारनपुर तो एक बानगी भर है। लोकसभा चुनावों के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए दिन सांप्रदायिक उबाल पैदा करने की कोशिशें होती रहती हैं। और कैसे, ये भी बता रहे हैं मेरे सहयोगी पंकज भार्गव। एक के बाद एक हो रही सांप्रदायिक घटनाओं को देखें तो लगता है कि नफरत फैलाने वालों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बना लिया है। लोकसभा चुनावों के बाद महज 2 महीनों में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। 10 मई 2014 को मेरठ मस्जिद के बाहर प्याऊ बनाने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 23 मई 2014 को मुजफ्फरनगर में दारुल उलूम देवबंद के 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। फिर 5 जून 2014 को शामली में नाले को लेकर मारपीट हुई। 2 गुटों में हुई इस झड़प में 10 लोग जख्मी हो गए। इसी तरह 11 जून 2014 को शामली के ही कांदला में एक धार्मिक स्थल में आग लगाई गई, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल गया। 15 जून 2014 को एक बार फिर शामली के शाहपुर कस्बे में एक युवक को गोली लगने के बाद तनाव फैल गया। 15 जून 2014 को अमरोहा में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया। फिर 30 जून 2014 को गौतम बुद्ध नगर के सराफाबाद में धार्मिक निर्माण पर झड़प हुई। तो वहीं 3 जुलाई 2014 को मथुरा के खामिनी में धार्मिक जगह के निर्माण को लेकर भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। वैसे फिलहाल सहारनपुर में स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन वहां मचे बवाल को लेकर सियासत जारी है। हर कोई इस घटना के लिए दूसरे को ही दोषी ठहरा रहा है। अखिलेश सरकार की जिम्मेवारी है कि दंगों पर नियंत्रण किया जाए और इसके पहले मुजफ्फरनगर, अब सहारनपुर, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार विधि व्यवस्था कायम करने में पूरी तरह से विफल है। मुजफ्फरनगर में जिस तरह की दुखद घटना हुई और बाद में जो भूमिका RSS की और भारतीय जनता पार्टी के इनके नेताओं की थी, वो किसी से छिपी है क्या? कांठ का मामला कौन नहीं जानता है। पूरी तैयारियां हैं प्रदेश के अंदर कई तरफ दंगे कराने की, और सहारनपुर के दंगे हुए। ईद और तमाम त्योहार आ रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आएगी। पूरे देश के अंदर एक जो सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ था उसको समाप्त किया जाए और एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा की जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उसका लाभ उठाया जा चुका है। तो इस तरह से ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हो रही है।